सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे नेशनल एयरलाइन PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जिसको लेकर आज सवाल उठ रहे हैं कि 135 बिलियन रुपए की बोली लगी, लेकिन इसमें से सिर्फ 10 बिलियन हुकूमत को मिलेंगे, जबकि बाकी रकम अगले 5 साल में PIA में ही इन्वेस्ट करना होगी। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस प्राइवेटाइजेशन को बड़ी कामयाबी करार देते हुए कौम को मुबारकबाद भी दी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी लेबर डिवीज़न ने 23 दिसंबर को मुल्कगीर अलामती एहतजाज भी इस सिलसिले में किया, जबकि पीपल्स पार्टी लेबर डिवीज़न के इंचार्ज चौधरी मंजूर का कहना है कि 1200 अरब मालियत के इदारे को 400 बिलियन रुपए खसारे का नाम देना अवाम के साथ मजाक है। उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन के लिए ना CCI से मंजूरी ली गई और ना ही पार्लियामेंट को इस सिलसिले में एतमाद में लिया गया। इसके अलावा दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी भी की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, और इस हवाले से IMF की शराइत को किस हद तक मद्देनज़र रखा। इस पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब और उनके साथ साथ इकॉनमी एक्सपर्ट चौधरी अकमल साहब, दोनों ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम करते हुए मैं आमिर साहब की जाने बढ़ूंगी। आमिर साहब, ये गवर्नमेंट की कामयाबी, नून लीग की कामयाबी समझी जाए, क्योंकि इसमें मैं गवर्नमेंट इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, और जो उनके हम देख रहे हैं रिजर्वेशन या कंसर्न्स हैं, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त हैं, और वो किस वजह से हैं, ये भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो निजकारी के फलसफे के खिलाफ है, और ज़ाहिर है कि जिस तरह की वो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं तो उसमें उनको सूट नहीं करता। फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो PIA या पाकिस्तान स्टील या दीगर जो इदारे सफ़ेद हाथी बने, उनमें पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने सोचे समझे बगैर भर्तियाँ की, सियासी अपॉइंटमेंट्स किए। तो इनका एक अलग फलसफा है उस चीज़ का। अब ये दुनिया भर में बात तय हो चुकी है कि जो वे फॉरवर्ड है वो ये होता है कि हुकूमत का काम जो है इदारों को चलाना नहीं होता, और मतलब एक है ना क्लीशे कि जी गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, ये काम तो है। और ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी जो इस मामले पे पोस्टरिंग वही करेगी जो अवाम में इनका एक पार्टी लाइन है। लेकिन हकीकतन देखा जाए, अगर वाकई इनको दुख है इस बात से, तो इस वक्त जो है मतलब है कि क्या वजह है कि फिर ये हुकूमत का साथ दे रहे हैं। इतराज भी करते हैं, चाहे बजट मेकिंग हो, चाहे कोई और भी नून लीग इक़दाम उठा रही हो, इतराज भी करते हैं, लेकिन ये उनके साथ भी हैं। तो निज़ाम को चला भी ये लोग रहे हैं, निज़ाम को चलाने वालों में भी इनका बड़ा कलीदी किरदार है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक प्लेइंग टू द गैलरी है, अवाम को दिखाने के लिए पोस्टरिंग हुई है। हकीकतन अगर देखा जाए, PIA की जो निजकारी हुई है, सफ़ेद हाथी था, पाकिस्तान के अपने पैसे उस पर खर्च हो रहे थे, हमारी नेशनल किटी से पैसे जा रहे थे। ठीक है कि वो पिछले बरस जो है उसने एक नॉमिनल प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन उस वक्त कमाया कि जब उसकी लायबिलिटीज गवर्नमेंट ने अपनी तरफ ले ली थी। और ये कोई तरीका नहीं होता कि आप जो है मतलब है कि अभी भी वहाँ पे 11,000 एम्प्लॉयज़ हैं, और वो एम्प्लॉयज़ की तादाद जो है कहा ही जा रहा है कि जी 6,000 तक होनी चाहिए, जितना बड़ा फ्लीट है हमारा। 19 जहाज में 18 जहाज फंक्शनल हैं, खाली 38 जहाज कहते हैं, लेकिन जो फंक्शनल जहाज हैं वो तो 18-19 हैं। तो PIA हैड बीन इन डिक्लाइन फॉर ईयर्स, और उसको संभालने का तरीका यही था कि उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो। अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट कैसे हो, हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है, आपको पता है। तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी था, और उसके लिए जब जाहिर है कि जो पैसे उन्होंने खरीदे हैं, मतलब है जिससे खरीदा गया है, उसी में से वो 92.5% जो है दोबारा से PIA में लग जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिर्फ 10 बिलियन में बिकी, 10 बिलियन में नहीं बिकी है, ये तकरीबन 55 बिलियन में बिकी है, क्योंकि अभी जो हुकूमत के पास 25% शेयर्स हैं वो भी आरिफ हबीब ग्रुप लेगा, जो हमारी लोगों से बात हुई थी, वो दे आर वेरी सीरियस इन बाइंग देम। वो 12% प्रीमियम पे लेंगे, तो उसका भी एक रकम बनती है अराउंड 45 अरब। तो बात ही कि आपकी जेब से कुछ नहीं गया, आपका PIA का नाम भी रह गया, उसका लोगो भी रह गया, उसका नारा भी रह गया, और अगर उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती है, नए जहाज आते हैं, मुकामी सरमायाकार उसको चला रहा होता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है जनाब। फिर आप समझते हैं कि प्रॉफिटेबल हो जाएगी, एंटिसिपेशन ऐसी हो सकती है?
बिल्कुल, अगर देखें ना कि आप पीआईए के पास रूट्स के लैंडिंग राइट्स पूरी दुनिया में है, आपके इल्म में है, मगर मसला ये कि जहाज चलाने के लिए नहीं है, हमारे पास लॉन्ग हॉल जहाज नहीं है। तो अगर जहाज आ जाते हैं, आप एम्प्लॉयज को रेशो जो है वो पर जहाज उतना ही करते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बेल्ट टाइटनिंग करते हैं, तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि देखिए कैप्टिव मार्केट है पीआईए के पास, हज ऑपरेशन उनके पास होते हैं माशाल्लाह, डोमेस्टिक बहुत बड़ा है, 25 करोड़ का मुल्क है। अब बहुत सारे लोग जो है लंदन जो है वो मजबूरी में दीगर एयरलाइंस पे जाते हैं, 4-4 घंटे का उनको इंतजार करना पड़ता है कतर के अंदर, दुबई में, दीगर जगहों पे, अबू धाबी में, ठीक है ना। तो अगर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट जारी होगी, लोग जाहिर है किसको प्रेफर करेंगे। तो बहुत बड़ा एक डायस्पोरा है पाकिस्तान का जो कि पाकिस्तान ट्रेवल करता है, और पीआईए का तो हमेशा तो काफ ये था कि पाकिस्तान अगर इसका फ्लीट बड़ा हो तो कराची कैन बी अ गुड स्टॉप ओवर, यहाँ से पूरा फारिस चीजें आप जहाज भेज सकते हैं। मतलब है आप मिडल ईस्ट आपके पास मार्केट है, यूरोप है, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इसका मतलब है कि इनके पास गुंजाइश तो बहुत है, लैंडिंग राइट्स भी बहुत है। खुद पाकिस्तान के मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो और जहां से जहाज भर भर के एमिरेट्स और जनाब इत्तेहाद और कतर एयरलाइंस और दीगर एयरलाइंस लेके जा रही हो, तो क्या वजह है कि पीआईए अगर कंपटीशन में आती तो उनको वो धंधा नहीं मिल सकता, वो बिजनेस नहीं मिल सकता। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी खुशाइंद बात है हमारी। आपको पता है मैं तो बहुत तनकीद करता हूँ नून लीग पे उसकी पॉलिसीज के ऊपर, लेकिन जो चीज मतलब एक मजबूत चीज हुई है, और फिर आरिफ हबीब ग्रुप जो है बताते खुद एक बड़ा मजबूत ग्रुप है पाकिस्तान को, उसके साथ जो पार्टनर्स हैं, एकेडी का ग्रुप है उनके पास, हब पावर उनके साथ है, ठीक है ना, वेंचर कैपिटल है, मेट्रो है, तो वो अच्छे बड़े ग्रुप्स हैं, तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मजीद 2 ग्रुप्स इनके साथ ही लिए जा सकते हैं, फौजी फर्टिलाइजर को ज्वाइन करेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई फॉरेन ग्रुप भी इनके साथ आके खड़ा हो। तो मेरे ख्याल में इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जी आमना जी, चौधरी साहब, आपको ये सारा जो प्रोसेस हुआ ये ट्रांसपेरेंट दिखा, और साथ ही साथ ये जो अब रकम आ रही है 135 बिलियन रुपीस की, ये रकम आप समझते हैं पाकिस्तान की जो फिस्कल पोजीशन है और आईएमएफ के जो हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा है, उसकी जो कंडीशंस है उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? वक्ती सहारा आप समझ रहे हैं या पब्लिक फाइनेंसेस इससे बेहतर होंगे वाकई? देखें, पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, अगर इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कहा जाए तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, बहुत सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी हुई है, लोकल लॉज की वायलेशन में जो है ना वो चीज़ें आउट ऑफ वे की गई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंड जो इसका हुआ है कि बहरहाल हुकूमत के ऊपर से एक जो सालाना 70 से 75 अरब रुपए का ऑन गोइंग खसारा था वो कम हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ, कम हो गया है। वो मैं आपको बताता हूँ कि ख़त्म कैसे नहीं हुआ। लेकिन जो जहाँ तक इसमें मजीद इसकी वैल्यूएशन की बात की जाए तो इसको जब इसकी सब्सिडरी बनाई गई, इसको पेरेंट कंपनी से अलग किया गया, इसके बावजूद 2024 के जो अकाउंट्स हैं उसके मुताबिक इसकी जो इक्विटी थी वो तकरीबन 56 अरब डॉलर नेगेटिव में थी। तो उसके बाद अब जब 135 अरब डॉलर में 135 अरब रुपए की जब ली है इन्होंने आरिफ हबीब ग्रुप ने, तो उसके बाद इनकी इक्विटी कोई उसको नेट ऑफ करके 80-85 अरब की रह गई। तो हुकूमत के 25% शेयर होने के बाद तो एक तो 10 बिलियन रुपए उनको मिलेंगे, दूसरा उनको तकरीबन 17 बिलियन रुपए जो है वो जो है उसमें प्रीमियम की अमाउंट मैंने नहीं मिलाई, तो वो इक्विटी में भी उनका शेयर हो जाएगा। अगेन एक और बात यह है कि एयरलाइन का बिजनेस वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए ना तो बहुत उसमें कंपटीशन है। सऊदी एयरलाइन भी लॉस में जा रही है। एमिरेट्स की अगर आप बात करें तो एमिरेट्स एयरलाइन भी जो अपने साइड वेंचर्स हैं ना, जैसे उनकी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं या उनका जो कार्गो का बिजनेस है, वहाँ से वो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। नॉर्मल एविएशन से दे आर नॉट अर्निंग टू मच प्रॉफिट बिकॉज एयरलाइन इंडस्ट्री में इट्स अ ट्रेमेंडस कंपटीशन। तो ये जो नए हमारे बायर्स हैं आरिफ ग्रुप, उन्होंने इसको लिया है, इसको आगे बेहतर तरीके से चलाना, कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर चलाना। ये हम कह तो रहे हैं कि जी बड़े रूट्स हैं पीआईए के पास और ये है और वो है और फ्लीट है, उसमें बहरहाल एक इन्वेस्टमेंट दरकार होगी, उसको प्रॉफिट में लाना इटसेल्फ एक बहरहाल चैलेंजेस का सामना उनको भी करना पड़ेगा कंपटीशन में। दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया कि जी लायबिलिटी हुकूमत पाकिस्तान की जो 75 अरब डॉलर का जो सालाना खसारा था, उसमें से जो मेजर पोर्शन था वो तो जो उन्होंने इसकी होल्डिंग कंपनी बनाई है वो लायबिलिटीज वहाँ पे चली गई हैं, तो एनुअल जो लॉस है वो भी उसी तरफ चला गया।
गया है, यानी तकरीबन 650-700 अरब रुपए की जो लाइबिलिटीज हैं उसके ऊपर सूद का एक्सपेंस है या टैक्सेस हैं, वो सारे अभी भी जो है वो हुकूमत को ही देने हैं और देते रहेंगे। तो खसारा जो है वो कम हुआ है, तकरीबन अगर 80-85 अरब डॉलर का या 70-75 अरब डॉलर का एनुअली पहले हो रहा था, वो कम हो के अभी 40 से 45 अरब डॉलर का रह जाएगा। लेकिन खसारा बहरहाल है। यहाँ से अगर हम पॉजिटिव की उम्मीद करें तो मेरे ख्याल में जो है ना वो विन विन सिचुएशन है। ऑल दो देयर आर रेगुलेटरीज इन द ट्रांजैक्शन, बट इफ द एंड इज गुड एवरीथिंग इज गुड। राइट और आप क्या समझते हैं कि अब ये जो न्यू ओनर्स हैं उनके लिए भी ज़रा जो चैलेंजेस हैं, एक तो रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर और दूसरा इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो भी ज़रा हाईलाइट कीजिए। जी देखें, मैं हमारे सामने जो इससे पहले जो बड़ी प्राइवेटाइजेशन है उसकी मिसाल है के इलेक्ट्रिक, वो माजी में हो चुकी है प्राइवेटाइज। लेकिन बहुत से लोग उसमें यही फिर क्लेम करते हैं कि उन्होंने तो अपना जो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था वो तो कॉपर तारें बेच के पूरा कर दिया था। तो यहाँ पे बज़ाहिर मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है कि अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो जिस रेट के ऊपर पीआईए को खरीदा गया है, ज़ाहिर है इनके जो एसेट्स हैं उनकी कोई मार्केट वैल्यू तो नहीं लगाई गई ना, वो तो बुक वैल्यू के ऊपर लिए गए और बुक वैल्यू में काफ़ी सारी चीज़ें डेप्रिशिएट हो चुकी होती हैं, काफ़ी सारी जो है उसमें जो गुडविल्स के पैसे होते हैं वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होते। तो इन सब चीज़ों के बावजूद अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये जो प्राइवेट इन्होंने परचेज किया है इनको स्टिल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और इनका अगर इन लोगों ने बर्डन पब्लिक के ऊपर ट्रांसफर किया तो ये मजीद डैमेजिंग साबित हो सकता है। जिस तरीके से पता चला कि उन्होंने खरीद लिया, खरीद के सारे जो एसेट्स हैं वो एक एक करके बेचना शुरू कर दी और एट द एंड ऑफ द डे पता चला जी वो उन्होंने खसारे में सेल ऑफ कर दी। तो ये अगर इस तरह अल्लाह ना करे कि हो, अदरवाइज अगर उसको सामने, और ये हुकूमत का काम है कि इस तरह की रेगुलेशन या इस तरह का एग्रीमेंट उनके साथ करे कि वो इनके एसेट्स को जो है ना वो बेचना ना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल में उसके बाद पॉजिटिव की तरफ जा चले। मैं आमिर साहब का एक क्लोजिंग रिमार्क इस पे लूंगी, फिर ब्रेक की जाने बढ़ूंगी। आमिर साहब, एक तो इस बात को भी जरा देखिएगा कि इस ट्रांजैक्शन के बाद रियासत की जो हम देख रहे हैं बैलेंस शीट है उस पर तो नहीं आप समझते कि कोई छुपी हुई या कोई मशरूत ऐसी लायबिलिटी बाकी तो नहीं रह गई? देखिए, एक तो बात ये कि जो नुकसान है, जो हर बार आपको पैसे देने पड़ते तो उसमें जरा सी कमी होगी। दूसरा पॉजिटिव ये है कि उसमें मजीद इजाफा नहीं होगा, तो कम से कम गरीब के पास से अगर पैसे नहीं जा रहे तो ये एक अच्छी बात है, उसमें मजीद उसमें इजाफा नहीं हो रहा। दूसरी बात ये कि जिस तरह का ये मुआहदा स्ट्रक्चर किया गया उसमें ये नहीं हो सकता कि कोई आकर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करे 135 अरब का और वो चीज़ों को, एसेट्स को बेचना शुरू कर दे। इन चीज़ों का ख्याल किया गया। इस मरतबा जो मुआहदा मेरी बात हो रही थी मोहम्मद अली साहब थे, निजकारी के जो सरबराह हैं कमीशन के, क्योंकि ये हमने बड़ा फुल प्रूफ किया है। जो उसकी पीआईए की महंगी प्रॉपर्टीज थी लाइक रोजवेल्ट होटल, उनको तो अलग कर लिया गया, ऑलरेडी दे आर नॉट पार्ट ऑफ द डील, ठीक है ना। तो जो ऑपरेशनल एसेट्स हैं इसके वो इनके पास हैं, और जाहिर है कि एक संजीदा ग्रुप है आरिफ हबीब, और उसके अंदर आप ये नहीं तो कर सकते। और उसमें जब आपको पता है कि फौजी फर्टिलाइजर को भी आना है, ठीक है, वो आएगा, सब ये बात अब छुपी भी नहीं है, ठीक है ना, और उसको वेलकम भी करेंगे, कोई गालिबन फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहा होगा तो उनको चलाना पड़ेगा। अच्छा, जहां तक ये बात है कि एयरलाइन का बिजनेस यकीनन बहुत चैलेंजिंग होता है, इट इज हाईली कंपेटिटिव, लेकिन जाहिर है कि कहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो चैलेंजेस तो हर चीज में, आप प्रोग्राम करिए उसके भी चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, रिक्शा को चलाते उसके भी चैलेंजेस हैं, टूटी हुई सड़कों पे तो गुजरना पड़ता है कराची की, चैलेंजेस हर जगह पे होते हैं। लेकिन आप जो धंधा करने वाला होता है उसमें देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो वो मौके बहुत ज्यादा है पीआईए को आगे बढ़ाने के। देखिए 25 करोड़ का मुल्क, आप यहाँ से देखिए कितना बड़ा जो है, यहाँ से लोग मूव करते हैं हर साल, डायस्पोरा पाकिस्तान का बहुत बड़ा है। अगर हज ऑपरेशन ही देख लें, माशाल्लाह बहुत बड़े ऑपरेशन हैं, डोमेस्टिक ऑपरेशन हमारे बहुत बड़े हैं। छोटी एयरलाइंस जो आई हैं, नई प्राइवेट चला रही हैं, वो आप देखिए उन्होंने कोई बड़ा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, क्योंकि 3 जहाज हैं उनके पास, 3 जहाज हैं, 4 जहाज हैं, उससे कम रख नहीं सकते। तो अगर जो पहले मरहले पे 19 से अपने जहाजों की तादाद 38 कर देते हैं, उसके बाद इनका इरादा है कि 65 तक लेके जाएं ओवर द पीरियड ऑफ वॉट एवर ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो वो एक अच्छा मजबूत होगा। तो मेरे ख्याल में एक तो लाइबिलिटी के कम होना है, फिर अब पीआईए के लिए उम्मीद हो चुकी है, जो चलिए कि जो पाकिस्तान के सम ऑफ द बेस्ट नोन बिगेस्ट ग्रुप्स हैं वो सामने आए इसको चलाने के लिए। और इसी तरह जो मुकामी सरमायाकार मजबूत होता है और फैलता है कि उसके पास बिजनेसेस बढ़ रहे होते हैं। आप देखिए ना कि स्टील में आरिफ हबीब साहब को नहीं हो सकी, वो एक जज साहब तो उन्होंने रोक दिया था प्रोसेस, तो कितना नुकसान हुआ मुल्क को। अगर मुशर्रफ साहब के जमाने में स्टील मिल हो जाती प्राइवेटाइज तो वो, लेकिन आप खुदा की कुदरत देखे कि वही आरिफ हबीब जो है उनको पीआईए मिल गई है। जी।
राइट, थैंक यू सो मच आमिर ज़िया साहब और चौधरी अकमल साहब इस पर बात करने के लिए। एक आने पढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे चमन बॉर्डर के क्लोजर के हवाले से। अब एक पश्तून कबायली जिरगे ने हुकूमत पर जोर दिया है कि चमन में पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग को दोबारा खोल दिया जाए ताकि सरहद के दोनों तरफ फंसे मुसाफिरों, ताजरों और मजदूरों की वापसी मुमकिन हो सके। अक्टूबर में नाजरीन पाक अफगान झड़पों के बाद सरहद 2 माह से ज़्यादा अरसे के लिए बंद है। अब हुकूमत इस डिमांड को क्या कंसीडर करेगी और किस तरीके से कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली इकोनॉमिकली तो इस पे इम्पैक्ट आ रहा है। इस पर बात करने के लिए ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, ये जो प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर हम देख रहे हैं, जैसे मैं बात भी की कि ऑब्वियसली इससे मुसाफिर भी तंग हैं, ताजरों के लिए भी मुश्किलात हैं और आपकी ओवरऑल इकॉनमी पे भी इम्पैक्ट आ रहा है और दूसरी साइड पे ज़्यादा बल्कि नुकसान है। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो ये अब पश्तून जिरगा या कबायली जिरगा सामने आया है, इनकी एक तो ये जो डिमांड है ये कितनी ऑथेंटिक है और क्या ये विफाक को कन्विंस कर पाएंगे या गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाएंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम ना सबसे अहम मामला पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की सालमियत है और मेरे ख्याल में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने अपना एक ना रिजिड स्टांस अपनाया है कि जब तक दहशतगर्दी वाला मामला सेटल नहीं होता उस वक्त तक बॉर्डर खोलेगा नहीं। अब बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर आप देखें, यहाँ पे बॉर्डर पे जो मजदूर है या जो कारोबारी तबका है, उनका कारोबार ऑब्वियसली चाहे वो तोरखम बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है या गुलाम खान का बॉर्डर है, वहाँ पे एक लिहाज से लाइफ रुक गई है। इसी रोड के ऊपर बड़ा कारोबार था, गाड़ियाँ आना जाना, वेंडर्स, बाकी और ऐसे लोग जो कि अक्रॉस द बॉर्डर कारोबार करते रहे, वो रुक गए। लेकिन इस पर एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये चलना होगा कि आया इस बॉर्डर के ऊपर लीगल ट्रेड कितना था और इलीगल ट्रेड कितना था। बेशक उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व था, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे, पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे या पुलिस का महकमा था, कोई भी था, उनके अपने मसाइल अपनी जगह होंगे। बॉर्डर खुलना चाहिए, लेकिन कबायली जिरगा क्या गारंटीज दे सकता है? क्या वो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन या अफगान हुकूमत को कन्विंस कर सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमले रोके जाने चाहिए? मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग खबर ये भी दूं इस वक्त कि जनरल आसिम मुनीर ने उस दिन उलमा कॉन्फ्रेंस में बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि 70% जो हमलावर हैं वो अफगान उसके अंदर अफगान कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने देखा बटालियन हेडक्वार्टर को 19 दिसंबर में हमला हुआ, एक दहशतगर्द उसमें मारा गया, उसका नाम अहमद वजीरिस्तानी, वो अपना निक नेम बताता था और उसकी रिहाइश गाह काबुल के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में थी जहाँ उसकी नमाज जनाजा भी गायबाना अदा की गई। फिर अब उसके लिए फातिहा खानी हो रही है। उसके बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान की जो लीडरशिप है उन्होंने क्रैक डाउन किया है बहुत सारे ऐसे अफगान तालिबान पे जो कि TTP के साथ या ISK के साथ वो एफिलिएशन रखते हैं या उनसे हमदर्दी रखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जनरल आसिम मुनीर ने जैसे बड़ा क्लियरली कह दिया था कि या तो आप TTP और पाकिस्तान में से एक को सेलेक्ट करें, ये बड़ा एक हार्ड स्टेटमेंट था। उसके बाद जो मकामी उलमा है उन्होंने भी रेजिस्ट किया है अफगान तालिबान रिजीम की पॉलिसी को। तो बज़ाहिर अब ये नज़र आता है कि कुछ थोड़ा बहुत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है और ये गिरफ्तारियां जो हैं जिसमें जमातुल अहरार के काफ़ी टॉप कमांडर में सरबकफ जो लीडिंग कमांडर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, ये इत्तलात आ रही हैं। तो ये नज़र आता है कि अगर कबायली जिरगा और वहाँ पे जो मकामी ट्राइब्स हैं जो बॉर्डर पे रह रहे हैं वो किसी इस किस्म की गारंटी देने के लिए अगर तैयार हैं कि भाई वेरिफिकेशन, लोगों का बॉर्डर से क्रॉस होना, ये तमाम चीज़ें उनकी जिम्मेदारी होगी, तो फिर मेरे ख्याल में बॉर्डर खुलने के आपके पर्सनल ओपिनियन में आप समझते हैं कि वहाँ के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं वो कुछ ऐसी मीडिएशन करवा सकते हैं या कोई ऐसी गारंटीज करवा सकते हैं कि ये जो है सेफली रीओपन किया जा सके, कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए जिसमें जो हम देख रहे हैं क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो भी ना हो और ये काम भी चलता रहे? देखिए मेरे ख्याल में यहाँ जो स्मॉल ट्रेडर्स या मजदूरों की बात की जाती है, इस मामले को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के साथ लिंक किया जाता है। बिल्कुल फाइनेंशियल लॉसेज हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब बॉर्डर बंद होगा तो हमारी तिजारत सिर्फ अफगानिस्तान के साथ तो नहीं है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक हमारी एक्सपोर्ट भी जाती है और हम इम्पोर्ट भी करते हैं। जाहिर बात है कि मसाइल होंगे, लेकिन इसमें रियलिस्टिकली ये सोचना होगा कि ज़्यादा नुकसान किसको है। यहाँ देखें, ये जो पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये एक बहुत बड़ा स्मगलिंग रूट भी है जिसके अंदर आप ड्रग स्मगलिंग से लेके POL स्मगलिंग, पेट्रोल प्लस आपकी जो है वो बाकी चीज़ों की ये एक रियलिटी है। तो मेरे ख्याल में स्मगलर को भी बहुत बड़ा नुकसान है, उनकी भी चीखों को आगार बड़ी ज़्यादा है। और इस बॉर्डर के ऊपर आपके कपड़े की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ड्रग्स की, इन चीज़ों की स्मगलिंग ही होती रही है ज़्यादातर।
कारोबार का एक रेशो जरूर है, वो मतलब अगर 10% 15% है उसको आपको स्ट्रीमलाइन करना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंटली बात जो है, मेरी राय ये है कि जब तक आप लाइन ऑर्डर के इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। दूसरा, अफगानिस्तान के तालिबान रजीम का नैरेटिव आप देखें, कल इन्होंने टनों के हिसाब से वो अद्वियात जो कि पाकिस्तान से लाई गई थी या पाकिस्तान की मार्केट की स्टैम्प्स थी उसके ऊपर उनको बाकायदा जलाकर ये बताया गया कि ये काउंटरफीट मेडिसिन है और अब आप हिंदुस्तान से जाके दवाइयाँ खरीदेंगे। इससे पहले आपने जाके उनके साथ कारोबार की बात की, कारखानों की बात की। लेकिन मेरे ख्याल में रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि जब 70% 80% आपका कारोबार पाकिस्तान के थ्रू है तो आपको ये तमाम मसाइल हल करने होंगे। और अब लगता है कि खुद तालिबान रजीम के ऊपर इंतहाई ज़्यादा प्रेशर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी, मकामी ताजरों का भी, मकामी जो कबायली हैं उनका भी। नज़र आता है कि शायद वो चीज़ें जो हम डिमांड करते रहे अब अफगान तालिबान उसके ऊपर अमल करेंगे, तो अमल होगा तो उसके बाद मेरे ख्याल में ट्रेड भी शुरू होगा। जी बिल्कुल सही। और हम देख रहे हैं सारी सिचुएशन में इंडिया जिस तरीके से एडवांटेज ले रहा है और इकोनॉमिक टाइज उनकी हम देख रहे हैं मजबूत हो रही हैं काबुल के साथ, तो परमानेंट सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए इस मसले का, या पाकिस्तान आप समझते हैं कि नई मंडियां तलाश करेगा? देखिए, पाकिस्तान ऑब्वियसली अगर आप देखें मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर जो काम करती रही है, चाहे मेडिसिन की फर्म्स थी, बाकी खाने पीने की अशिया बनाने वाली ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनका टारगेट अफगानिस्तान था, मेरे ख्याल में उनको तो इतना बड़ा मामला होगा नहीं, वो वाइंड अप करके निकल जाएंगे। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में आप देखें सीमेंट है, सरिया है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बाकी आप देख लें कुछ छोटे मोटे बाकी जो फैक्ट्रीज का प्रोडक्ट है वो जा रहा है। मेडिसिन का एक बहुत बड़ी खेप जाती थी, आटा जाता था, ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में उसकी खपत ज़्यादा थी। अब पाकिस्तान के लिए ऑप्शन ये है कि देखिए हमारा तो समंदर का रास्ता खुला है, छोटे जितने ममालिक हैं, नेपाल है, श्रीलंका है, उनके साथ हम थ्रू सी रूट ट्रेड कर सकते हैं, तो पाकिस्तान लैंड ऑफ नहीं है। हाँ, अब जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की स्मगलिंग थी वो भी रुक गई है, इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन एक नुकसान जरूर है कि अभी भी ईरान की साइड से या जो पोरस बॉर्डर है उस तरफ से स्मगलिंग के मामला जारी है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में तवज्जो देनी होगी। लेकिन हिंदुस्तान मेरे ख्याल में जो अनरियलिस्टिकली अफगानिस्तान के ऊपर मेहरबानियां कर रहा है वो शायद मजीद अफगान तालिबान रजीम को मुश्किलात में डाल रहा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ज़ाहिर शराजी साहब आपके इस सज्जिये के लिए। और हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और स्टोरी है उस पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे एप्स्टीन फाइल के हवाले से। माजी पीछा कर रहा है और अमेरिका के मजबूत और बेबाक सदर कहलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त एक संगीन सियासी खतरे का सामना है। एप्स्टीन फाइल्स के मामले में दबाव सिर्फ ऑपोजिशन नहीं बल्कि ट्रंप की अपनी जमात के अंदर से भी बढ़ रहा है। महकमा इंसाफ की जानिब से दस्तावेजात के इजरा और फिर इंटरनेट से शवाहिद हटाने पर शदीद तनकीद की जा रही है। अटॉर्नी जनरल की वजाहतें सोशल मीडिया पर आवाम को मुतमईन करने में नाकाम दिखाई देती हैं, जबकि कांग्रेस के अरकान इसे कानून और इंसाफ की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। सदर ट्रंप इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे हैं और किसी मुतासरा फरीक ने उन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। लेकिन असल सवाल यह है कि एप्स्टीन फाइल्स सदर ट्रंप के लिए कितना बड़ा पॉलिटिकल फॉल आउट हो साबित। इस पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान एंड सीनियर एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब्दुल्ला साहब, ये महकमा इंसाफ हम देख रहे हैं, इनकी जानिब से पहले डॉक्यूमेंट रिलीज़ करना और फिर इंटरनेट से इसको रिमूव कर देना एविडेंस को, तो आप क्या समझते हैं इसके नताइज और कितनी मुश्किलात आपको नज़र आ रही हैं सदर ट्रंप को एप्स्टीन फाइल्स को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा फिर जो है सदर ट्रंप जो है मुश्किलात का एक ऐसे वक्त पे शिकार हैं जब मिड टर्म इलेक्शन जो है वो सर के ऊपर खड़े में है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात में बहुत इजाफा हो रहा है। इससे पहले आपको पता है इसी फाइल्स के अंदर मल्टीपल लोगों की ईमेल जो है वो भी दिखाई गई हैं, जिसके अंदर हैरासमेंट जो खवातीन को, यंग लड़कियों को, खासतौर पे जो जिमनास्ट हैं उनको जिस तरह से हैरेस किया गया, जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से उनको सेक्सुअली अब्यूज किया गया, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा वाकया है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो जब प्रेसिडेंट क्लिंटन जो थे वो उनके साथ एक मोनिका लेविंस्की का केस हो गया था और मोनिका लेविंस्की का केस जो था वो आसान नहीं था, क्योंकि देखें जो मर्जी है ठीक है कि वहाँ एक ऐसा आज़ाद मुआशरा है जहाँ कोई परवाह नहीं है किसी की, लेकिन अपने सदर को वो अच्छा देखना चाहते हैं और अपने सदर को जो है वो एक ईमानदार और एक मुनसिफ के तौर पर जो है वो देखना चाहते हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर जो 93 से 96 की सिचुएशन में जो उनकी सारे
डेटा रिलीज हुआ है और जो सारी ईमेल सामने आई हैं उससे ये पता चलता है, और जिसमें ये भी बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अपना प्राइवेट जेट को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो लेके जाते रहे हैं। ये एक मेरे ख्याल में एक पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल गया है और अमेरिकन मुआशरा जो है वो इस चीज को इजाजत नहीं देता। मोनिका लेविंस्की केस के अंदर भी किसी भी विक्टिम ने फॉर्मली एक्यूज नहीं किया अभी सदर ट्रंप को, सो रिपोर्ट्स अनप्रूवन है। ये कितना बड़ा सदर ट्रंप के लिए आप समझते हैं कि ये सियासी फायदा हो सकता है उनको इस चीज पर? नहीं, वो विक्टिम जो है, जब आप देखें ऑपोजिशन जो है जब साथ खड़ी होगी, अभी भी जो वहाँ जो आपको पता है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया था, एक प्रॉब्लम आ गई थी, उनका जो है शट डाउन हो गया था, उसके ऊपर जो है वो ऑपोजिशन की आगे झुकना पड़ा था। और ऑपोजिशन जो है ये तमाम जो चीजें हैं ये खोज ले आएगी। उनका मीडिया भी बड़ा जो है वो आपको पता है इन्वेस्टिगेटिव मीडिया है, वो इन मामलात को जाने नहीं देगा। और खासतौर पे आपको याद है कि मोनिका लेविंस्की केस के अंदर मैं फिर बार बार उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सदर क्लिंटन ने बड़ी कोशिश की थी लेकिन फिर इवेंचुअली उनको माफी मांगनी पड़ी थी और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो केस साबित हुआ था। अमेरिकन नेशन इस किस्म की चीजों को जो है वो रिजेक्ट करती है, इसलिए बहुत जल्द जो है वो चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक है कि वो प्रिंस एंड्रयू का भी नाम आया है, जो उन्होंने बॉलमोर कैसल से जो उन्होंने रिप्लाई किया गो के, उसके अंदर उन्होंने जो रिप्लाईज थे कोई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल नहीं थे, लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने बॉलमोर कैसल से रिप्लाई करना बजाते खुद ये एक ऑब्जेक्शन बन गया। और आपको पता है कि इस बुनियाद के ऊपर उनको जो है अपना जो ड्यूक का टाइटल था वो जो है लूज करना पड़ा था। तो मैं ये समझता हूं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो अभी हालात बन रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, खास तौर पे मिड टर्म इलेक्शन से पहले, ये उनके लिए जो है वो बहुत मुश्किलात में इजाफा कर देगा और जल्द कोई आपको जो है वो विक्टिम जो है वो सामने नजर आ जाएगा। खास तौर पे जो ईमेल सामने आई हैं, जो चीजें सामने आई हैं और जो मजीद रिवील होंगी चीजें इस सिलसिले के अंदर, क्योंकि जाहिर है इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू करने का मुतालबा जो है वो हो चुका हुआ है और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही होगी तो नेचुरली फिर आपको मालूम है कि इस टाइम पे सदर ट्रंप के लिए जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके मुतालिक भी बोला जाता है कि वो कोई सदर ट्रंप के लिए ज्यादा अच्छे जज्बात नहीं रखते और खासतौर पे जो फर्स्ट टर्म के साथ इस तरीके से उनको रशियन जो है वो एक एजेंट करार दे के जो है वो बात की जा रही थी, तो वो समय है। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप और स्पेशली उनको जो है अब चीजों के ऊपर पर्दा नहीं डालना पड़ेगा बल्कि उनको हकायक बताना पड़ेंगे और अगर वो हकायक बताते हैं तो फंसते हैं और अगर नहीं बताते तो उनको मीडिया जो है वो उनका ट्रायल शुरू कर देगा, नतीजा जो है वो खराब ही हो सकता है। अगर वो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर वो हकायक बताते हैं तो उससे आप समझते हैं कि जो डैमेज कंट्रोल है वो हो सकता है काफी हद तक, और दूसरा ये कि उनकी पार्टी के अंदर ये मामला आप किस तरह से देखते हैं? जब मान लेते हैं जैसे क्लिंटन ने माफी मांग काबिल तलाफी है, खासतौर पे गजा के बाद जो सूरत हाल बनी उसके अंदर तो मेरे ख्याल में उनके लिए पहले ही जज्बात जो है वो काफी भड़के में हैं। दूसरी जानिब जो ये केस है, क्योंकि अमेरिकन कौम जो है माफी मांगने के ऊपर जो है वो माफ करने की आदी है, माजी में ऐसा ही देखा गया है। लेकिन अगर जो है वो हठधर्मी का शिकार रहे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको पता है अपनी बात के ऊपर कायम रहते हैं, अमूमन वो माफी शाफी मांगते नहीं होते, तो अगर उन्होंने ऐसा किया, ये रवैया इख्तियार किया, तो आई थिंक दिस कैन इवन गो टू द इम्पीचमेंट लेवल। ये इस हद तक अगर क्योंकि उसकी फाइंडिंग्स आ गई और कोई सामने जो है वो एक विक्टिम खड़ा हो गया तो ये इम्पीचमेंट तक बात चली जाएगी, जो कि मेरे ख्याल में बहुत डेंजरस हो जाएगी। और इस टाइम पे अमेरिकन जो इस टाइम पे सेंटिमेंट है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में नहीं है बल्कि उनके मुखालिफ खड़ा हुआ है और ऑपोजिशन इसका भरपूर फायदा उठाएगी। और अपनी पार्टी के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं ये मामला उठा है, ये किस हद तक सियासी नुकसान है? देखिए, पार्टी के अंदर डिवीजन जो है वो जाहिर है वो जो सिटिंग प्रेसिडेंट है को वीक करता है और फिर जाहिर है इसके बाद क्योंकि पार्टी को भी जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना है। पार्टी ये कहती है कि सदर ट्रंप है या नहीं है, लेकिन पार्टी तो मौजूद है। लेकिन अगर पार्टी लूज कर जाती है जो मिड टर्म इलेक्शन है तो फिर उसके अंदर उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, उनके मुस्तकबिल जो है वो इट स्टैंड जेपरडाइज्ड और पार्टी कभी इस बात को जो है वो तस्लीम नहीं करेगी और पार्टी जो है उनके ऊपर दबाव डाल रही है। और जो मेरी इतलात है उसके अंदर ऑलरेडी
उनके जो करीबी जराए हैं और खासतौर पे वो सेनेटर और कांग्रेसमैन जो उनके करीब समझे जाते हैं वो उनको ये बता रहे हैं। साथ ही साथ जो इसमें एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जो इसके अंदर इन्फ्लुएंशियल लोग जो है इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर फ्रांस के लोग हैं, दीगर लोग हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये तमाम जो है मेरे ख्याल में ये मामला इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है जितना ये फिलहाल इसको ये लाइटली दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये आपको पहले ये मामला निमट जाएगा, जो भी हकायक होंगे, जो मामलात होंगे वो सामने आ जाएंगे, या तब तक इसको दबा के रखने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हुकूमती क्वार्टर्स तो ये चाहेंगे कि वो इसको दबा दें, लेकिन जो इस मामले को, क्योंकि ये एक इलेक्शन कैंपेन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑपोजिशन के लिए, वो इसको कभी भी मिस नहीं करने देंगे। इस मामले को हुकूमत दबाने की कोशिश करेगी, दबाएगी तो फिर उसमें वो गलतियां करेगी, जब गलतियां करेगी तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो वल्नरेबल हो जाएंगे और ऑपोजिशन इसका फायदा उठा लेगी, नतीजा जो है वो उनके लिए खराब होगा। और जाहिर है ये चीजें जो है न्यू ईयर के बाद जो है ये ज्यादा जो है वो ब्लॉसम करेंगी, और आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी जो है डाइसी सिचुएशन फॉर डोनाल्ड ट्रंप साहब। उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, मुश्किलात पैदा होती दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस पर बात करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे अंकारा से तराबलस की जानिब उड़ान भरने वाला एक तैयारा चंद ही लम्हों में तारीख का हिस्सा बन गया। नाजरीन, ये आम परवाज नहीं थी, इसमें लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अल हदाद समेत 5 अहम अस्करी शख्सियात सवार थीं, जिसका परवाज के दौरान अचानक रेडार से राब्ता मुनक़ता हो गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक तैयारे ने अंकारा में हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी, जबकि फ़्लाइट रेडार डेटा बताता है कि टेक ऑफ के सिर्फ 16 मिनट बाद, जी हाँ सिर्फ 16 मिनट बाद तैयारा लापता हो गया। उस वक्त ये जहाज़ 34,000 फिट की बुलंदी पर परवास कर रहा था। लीबिया के वज़ीर आज़म ने तस्दीक करते हुए कौम को हादसे की इत्तला दी। तुर्क मीडिया ने इब्तदाई तौर पर टेक्निकल फॉल्ट हादसे की वजह करार दिया, मगर सवाल ये है कि लीबिया जैसे गैर मुस्तहकम खित्ते में ये वाक़या महज एक तकनीकी ख़राबी है। वैसे तो ख़बरें ये भी हैं कि तुर्क मीडिया की जानिब और तुर्क हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है, वहाँ से रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि अब इस हादसे की तहकीकात की जा रही है कि वजह बेसिकली क्या बना, लेकिन ये किसी बड़े खेल का हिस्सा भी हो सकता है। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये हादसा था या फिर किसी साजिश का शाखसाना। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।